नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको पंजाब हरियाणा हिमाचल जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरों के साथ साथ देश की अहम खबरें भी दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर होगी, काम की बात होगी और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। शुरुआत करेंगे पंजाब की सियासत के साथ। 2017 के लिए पंजाब में सियासी बिसात बिछ चुकी है। इस बीच शिरोमणि अकाली दल ने बूथ स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि अकाली दल को इससे कुछ हासिल नहीं होगा। पंजाब की सत्ता में तीसरी बार काबिज होने के लिए अकाली दल ने बूथ लेवल की रणनीति के तहत वोटरों को अपने पाले में करने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। पंजाब में सत्ताधारी शिरोमणि अकाली दल हैट्रिक की रणनीति बना चुकी है। पार्टी ने बूथ लेवल पर काम करना शुरू कर दिया है। अकाली दल ने जमीनी स्तर पर अपने मजबूत वर्कर्स को लगाया है। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को 100-100 वोटर्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अकाली दल का कोऑर्डिनेटर अपने हिस्से के वोटर्स से संपर्क साधेगा और उन्हें पार्टी की नीतियों से अवगत करवाएगा। भाईचारे ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਖ ਲਈ ਆ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵੋਟਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਆਖਰੀ ਵੋਟਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੋ ਪੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੂਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ डिसाइड कर लगे एक सही मैनेज डिसीजन ले सके। पंजाब फतह करने की रणनीति कांग्रेस ने भी बनाई है, लेकिन निशाने पर शिरोमणि अकाली दल की रणनीति भी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा बता रहे हैं कि आखिर क्यों इस बार पंजाब की जनता शिरोमणि अकाली दल को स्वीकार नहीं करेगी। जो मर्जी ऐतकी कर ले, सार प्रकाश सिंह बादल तेरा लड़का ऐतकी इन्हां दे बूथां ते बंदा नहीं पैना। ऐतकी इन्हां नाल ओह होनी है ਜਿਹੜੀ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਇਰਾਕ 'ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਕਰਨਲ ਗਦਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਬੀਆ 'ਚ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਰਨਾ ਸੂਲੀ ਟੰਗ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की सहयोगी बीजेपी भी बूथ मैनेजमेंट पर काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस को रेस से बाहर बता रही है। बूथ मैनेजमेंट तो भारतीय जनता पार्टी तो सारिया पार्टियां ने सीखी है। बूथ मैनेजमेंट असी पहला शुरू की है और ये जड़ा मैन टू मैन हार्ट टू हार्ट टच जड़ा ये भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पर कांग्रेस को तो नीचे आधार बचे ही नहीं। वो जिथे 2 बार चुनाव हार जाती है, ਜਿਹੜੇ स्टेट च भी वो खत्म हो जाती है। खुराक ही सत्ता, वो मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन सी, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनी ही नहीं कदे कांग्रेस। कांग्रेस का दावा है कि अब की बार पंजाब की जनता अकाली दल को स्वीकार नहीं करेगी। चंडीगढ़ से जगतार बुल्लर के साथ संदीप ओबरोय, जी मीडिया। दिल्ली की तरह पंजाब में भी इतिहास रचने का सपना देख रही आम आदमी पार्टी ने राजौरी गार्डन से सिख विधायक जरनैल सिंह को पंजाब में एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि विरोधी आम आदमी पार्टी के इस फैसले पर चुटकी ले रहे हैं। मैनिफेस्टो विवाद के बाद आम आदमी पार्टी ने सिख चेहरे को आगे करते हुए राजौरी गार्डन विधायक जरनैल सिंह को पंजाब का सह प्रभारी बनाया है। पंजाब विधानसभा चुनाव में विरोधी राजनीतिक दलों को टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी ने राजौरी गार्डन से विधायक जरनैल सिंह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी ने जरनैल सिंह को पंजाब का सह प्रभारी और प्रवक्ता बनाया है, लेकिन जानकार बताते हैं कि मैनिफेस्टो विवाद के बाद पार्टी की जो किरकिरी हुई है, उसका डैमेज कंट्रोल करने के लिए पार्टी ने सिख चेहरे जरनैल सिंह को आगे किया है। एक वजह यह भी है कि जरनैल सिंह सिखों से जुड़े मसले को बड़े प्रभावी ढंग से उठाते रहे हैं, लेकिन शिरोमणि अकाली दल का मानना है कि जरनैल सिंह के आने से कोई असर नहीं पड़ेगा। आम आदमी पार्टी 'ਚ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਰਟ ਹੋਵੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਯੂ ਟਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੂਬ ਨੇ। ਨਟੰਕੀਬਾਜ਼ ਯੂ ਟਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। सवाल कांग्रेस ने भी उठाए हैं। पार्टी के नेता प्रताप सिंह बाजवा आम आदमी पार्टी को बिना विजन और बिना सोच की पार्टी बता रहे हैं, दिल्ली सरकार की कमियां गिना रहे हैं,
और केजरीवाल से पूछ रहे हैं कि वो 2 साल में अपनी एक उपलब्धि बताएं। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਐਂ ਜੁੜਿਆ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕੌਣ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੌਣ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਲਬਧੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। बीजेपी ने भी जरनैल सिंह को गंभीरता से नहीं लिया है, उन्हें दिल्ली का नेता बताया है और कहा है कि पंजाब की जनता पंजाब की धरती से आने वाले नेताओं को ही स्वीकार करेगी। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹਵਾ ਚੱਲ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ MLA ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ मैं समझदा कुरीति पा रही है, कोशिश कर रही है कि बाहरों व्यक्ति लिया के असीं चुनाव जित लांगे, वो गल इत्थे कामयाब उन्हां दी होण वाली नहीं। उधर अकाली दल और बीजेपी का दावा है कि जरनैल सिंह को आगे करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, जबकि कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार को निशाने पर लिया है। चंडीगढ़ से जगतार पुलर के साथ सुनील नागपाल, जी मीडिया। गौरक्षा के नाम पर सोशल वेब पेज बनाने से लेकर हाईवे तक मनमानी और मारपीट करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरक्षा दल के प्रभारी सतीश कुमार को राजपुरा पुलिस ने वृंदावन से गिरफ्तार कर लिया है। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों पर पंजाब पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के सख्ती भरे बयान के बाद हरकत में आई पुलिस ने गौरक्षा दल राजपुरा प्रभारी सतीश कुमार को वृंदावन से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कुछ दिन पहले सतीश कुमार और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। वहीं सतीश कुमार का कहना है कि केंद्र और प्रदेश सरकार गौ तस्करों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। ਜਿਹੜਾ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਗੌਰਖਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਰਾਜਪੁਰ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਅਨੁਮਤੀ ਗੌਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਰਾਜਪੁਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। सतीश कुमार ने इस कार्रवाई को गलत बताया है। फिलहाल अदालत ने उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पटियाला से कैमरामैन कमल के साथ अवतार गिल, जी मीडिया। हरियाणा के कैथल में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुभाष चंद्रा का भव्य सम्मान समारोह हुआ। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर चंद्रा ने हरियाणा के लिए विकास का विजन बताया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने संसद में हरियाणा के किसानों, व्यापारियों और बेरोजगारों की आवाज बनने का भरोसा दिया है। डॉक्टर चंद्रा ने यह भी कहा कि हरियाणा के मुद्दों को अंजाम तक पहुंचाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देंगे। मैंने आंसुओं को बहुत समझाया कि तन्हाई में आया करो, महफिल में आके मेरा मजाक ना बनाया करो। और आंसू मेरे से क्या बोले, इतने लोगों के बीच में आपको तन्हा पाता हूं, अकेला पाता हूं, इतने लोगों के बीच में आपको तन्हा पाता हूं, बस इसीलिए आपका साथ निभाने चला आता हूं, इसीलिए आपका साथ निभाने चला आता हूं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का ये अंदाज़े बयां कैथल में देखने को मिला, जहां वो सम्मान समारोह में पहुंचे जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान हरियाणा के किसान, व्यापारी और युवा वर्ग का दर्द उनके शब्दों में साफ तौर पर झलका। 2014 के वर्ष में हरियाणा का कोई किसान कर्जे से मुक्त नहीं था। इसी प्रकार से जब व्यापारी, छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो,
उनकी स्थिति सबकी दयनीय। हरियाणा में जो भी सरकारें आई हैं पिछले 20 वर्षों में, उन्होंने लोगों का ध्यान नहीं किया, केवल अपना अपना ध्यान किया। इसके बाद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बताया कि उन्होंने उद्योगपति रहते किस तरह से हरियाणा के नाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया। शायद मैं पहला एक वैसा बिजनेसमैन हूँगा जिसने 9 चीजें हिंदुस्तान में पहली बार करी, देश में जिसने किसी ने नहीं करी। आज आपका हरियाणा का नाम, आपके इस हरियाणा के बेटे का नाम 170 देशों में और विदेशी लोगों में कम से कम 50 करोड़ विदेशी लोग आपके भाइयों चैनल देखते हैं। उन्होंने जनता का आभार प्रकट करते हुए भरोसा दिलाया कि हरियाणा के हित के काम पूरा कराने की खातिर पूरा दमखम लगा देंगे और अगर कहीं कोताही बरती गई तो उसे भी जनता के सामने रखेंगे। इस देश की सबसे बड़े डेमोक्रेसी के मंच पर जो पार्लियामेंट है उसमें आप लोगों ने पहुंचाया है मुझे, तो मैं आपको एक पूरा विश्वास दिलाता हूं आप लोगों के माध्यम से कि हरियाणा के काम करने में पीछे नहीं हटूंगा। अपने सुझाव भेजता रहूंगा, उनसे अपने आप लोगों के काम करवाऊंगा। जहां कोई कोताही बरतेंगे तो भी आप लोगों को बताऊंगा। राज्यसभा सांसद ने कहा कि सूबे की जीडीपी को 1.5 गुना बढ़ाने और लाखों युवाओं को रोजगार दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। आज की जो जीडीपी है अपने प्रदेश की, उससे मैं आपको इतना तो वादा जरूर करता हूं कि मेरे प्रयास और सरकार का काम से 1.5 गुना जीडीपी हरियाणा की जरूर करवाने का प्रयास 6 वर्षों में करूंगा। और यदि उसमें कामयाबी मिलती है तो मैं समझता हूं कि कम से कम 5 लाख युवकों को नए रोजगार इस प्रदेश में तैयार हो सकेंगे। डॉक्टर चंद्रा कैथल में लोगों को संबोधित कर रहे थे। कैथल में 36 बिरादरी के लोगों ने डॉक्टर चंद्रा के सम्मान में एक समारोह रखा था। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, कैथल। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के सम्मान समारोह में 36 बिरादरी के हजारों लोग शामिल हुए तो कई विधायकों ने डॉक्टर चंद्रा को हरियाणा के लिए पूरी तरह से समर्पित बताया। पुंडरी, कैथल और थनेसर के विधायकों ने एक सुर में कहा कि डॉक्टर चंद्रा से सूबे के लोगों को काफी बड़ी उम्मीदें हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में कलायत से विधायक जयप्रकाश, पुंडरी से विधायक दिनेश कौशिक और थानेसर से विधायक सुभाष सुधा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। समारोह के आयोजन की जिम्मेदारी पारस मित्तल के हाथ में थी। इस बीच जन समूह को संबोधित करते हुए कलायत से विधायक जयप्रकाश ने कहा कि कैथल हलके में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य कराएं ताकि इलाके की तस्वीर बदल सके। एक ही बात करूंगा, जितना हमें आप इस सरकार से दिलवा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस इलाके का विकास कराएंगे। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, सिद्धांतों के लिए आपने कैथल जिले के लिए कोई भी बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े तो आप इस जनता को आश्वस्त कराना, वो लड़ाई लड़ेंगे और इस इलाके को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद पुंडरी के विधायक दिनेश कौशिक ने कहा कि लोग सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा को बेहद प्यार करते हैं और उनसे हल्का वासियों की बड़ी उम्मीदें जुड़ी हैं। जो प्यार ये कैथल जिले के लोग आपको दिखा रहे हैं, इस प्यार से एक बहुत बड़ी उम्मीद बंधी है आपसे, क्योंकि आप एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। हमारे बच्चों के पास रोजगार की कमी, हमारे बच्चों को आगे बढ़ने के लिए संसाधनों की कमी, हमारे युवाओं को एक बहुत बड़े इस तरह से ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उनको एक रास्ता दिखा सके। वो प्यार, वो स्नेह आपके प्रति हमारे युवाओं का है। वहीं थानेसर से विधायक सुभाष सुधा ने बताया कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा उद्योग जगत से राजनीति के मैदान में केवल और केवल आम लोगों की सेवा के लक्ष्य को लेकर उतरे हैं। पहली बार राज्यसभा के मेंबर ये बने, इनको बहुत बहुत हम मुबारकबाद देते हैं। मैं दावे से कहूँगा, वैसे पहले ही बहुत से साथी बोल कर गए कि ये इतने बड़े इंडस्ट्री ये पैसा कमाने के लिए नहीं आए, आपकी समाज की सेवा करने के लिए हमारे बीच में आए हैं। एक बार मैं दिल की गहराइयों से फिर डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी का
स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। समारोह के आयोजक पारस मित्तल ने भी इस जनसभा को संबोधित किया और डॉक्टर चंद्रा को जनता के लिए समर्पित शख्सियत बताया। जिस महान व्यक्ति की राजनीतिक परिधि ठीक उसी प्रकार हो, जिस प्रकार से व्यापार और मीडिया जगत में इन्होंने अपना नाम कमाया है। परमपिता परमात्मा डॉक्टर सुभाष चंद्र को हिंदुस्तान की सारी जनता की सेवा करने का मौका दे। सम्मान समारोह के आयोजक पारस मित्तल ने कहा कि डॉक्टर चंद्रा जनता को समर्पित शख्सियत हैं। कैथल से कुलदीप दीमान के साथ राकेश रोहिला, जी मीडिया। बहादुरगढ़ में एक स्कूल में दिखा महिला टीचर का टॉर्चर। 8वीं क्लास के एक छात्र की बेरहमी से पिटाई, अस्पताल में भर्ती हुआ छात्र। बहादुरगढ़ के मानसिंह हाई स्कूल में एक टीचर पर 8वीं कक्षा के बच्चे की बेरहमी से पिटाई का आरोप लगा है। अस्पताल में पहुंचा ये छात्र अपनी ही टीचर की बेरहमी का शिकार हुआ है। बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि उसके हाउस टेस्ट में कम नंबर आए थे, जिससे गुस्साई महिला टीचर ने छात्र की डंडों से पिटाई कर दी। बच्चे की कमर, टांगों और पैरों पर पिटाई के निशान साफ देखे जा सकते हैं। छात्र के माता पिता ने इस बाबत पुलिस को शिकायत भी दी, जिस पर कार्रवाई नहीं हुई। किस लिए पिटाई की है, क्या वजह है? हुआ क्या, बच्चा स्कूल में पढ़ता मानसिंह हाई स्कूल में लाइन पार जोरी नगर में। सुबह 10 बजे स्कूल में भरा, टेस्ट में खूब पिटाई करी है इसकी। वहीं स्कूल प्रिंसिपल का कहना है कि आरोपी महिला टीचर डिप्रेशन में थी, जिसके चलते उसने छात्र की पिटाई की। सर ऐसा है कि इसके लिए हम काफ़ी छानबीन कर रहे हैं और जो भी दोषी मिला उसके ऊपर आवश्यक कार्रवाई हो। पीड़ित छात्र के पेरेंट्स द्वारा शिकायत दिए जाने के बावजूद भी पुलिस जो है शिकायत दर्ज नहीं कर रही। कैमरा पर्सन सोनू धनखड़ के साथ संजीत खन्ना, जी मीडिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कश्मीर में सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने वालों पर निशाना साधा है। जेटली ने कहा कि पत्थर फेंकने वाले सत्याग्रही नहीं हो सकते। तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाने जम्मू पहुंचे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पत्थर फेंकने और उनसे हमदर्दी रखने वाले को निशाने पर लिया। तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाने जम्मू पहुंचे वित्त मंत्री ने जम्मू कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने के लिए पाकिस्तान और अलगाववादियों को निशाने पर लिया। सन 65 की लड़ाई लड़ी, सन 71 की लड़ाई लड़ी, सन 90 में उसको ये लग गया कि युद्ध के मामले से तो हम जीत नहीं सकते। अब सीमा पार से आतंकी भेजकर आतंकवाद के माध्यम से हम जम्मू कश्मीर को हासिल। ये कोई सत्याग्रही नहीं थे, ये हमलावर थे। 8-10 आदमियों की पुलिस चौकी के ऊपर अगर 2000 आदमी 10,000 पत्थर लेकर हमला कर दे तो हमला है। ये कोई अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं है। जेटली ने कहा कि देश की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और इससे समझौता नहीं किया जाएगा। हाल ही में खुलासा हुआ था कि पाकिस्तान कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए फंडिंग करता है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से हर साल करीब 100 करोड़ रुपए कश्मीर के लिए भेजे जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक ISI हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन के जरिए कश्मीर में पैसे भेज रहा है। पाकिस्तान से भेजी गई रकम को अलगाववादी नेताओं और पत्थरबाजों में बांटा जाता है। वहीं अरुण जेटली ने कहा कि पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कश्मीर का राग अलापता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जसविंदर बब्बर, जी मीडिया। देश विरोधी नारेबाजी को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। बेंगलुरु में पूर्व सैनिक भी प्रदर्शन में शामिल हुए। देश विरोधी नारेबाजी के मामले को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ प्रदर्शन का दौर जारी है। देश विरोधी नारेबाजी को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। बेंगलुरु में आज पूर्व सैनिक भी प्रदर्शन में शामिल हुए। बेंगलुरु में देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले पूर्व सैनिक ABVP के प्रदर्शन में शामिल हुए। पूर्व सैनिकों ने देश के खिलाफ नारेबाजी का विरोध करते हुए एमनेस्टी पर पाबंदी लगाने की मांग की। दरअसल एमनेस्टी के खिलाफ राज्य सरकार का रवैया भी ढुलमुल है। पहले दिन से ही सरकार यानी होम मिनिस्टर के साथ CM भी वो इस मामले में पुलिस के ऊपर दबाव डाल रहे हैं। वही बात विद्यार्थी परिषद कह रहा है। साथ में इस जांच के बारे में भी एक फेयर इंक्वायरी तो नहीं हो रहा है। पहले बेंगलुरु पुलिस ने एमनेस्टी के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया, लेकिन अब कर्नाटक के गृह मंत्री G परमेश्वर ने कहा है कि एमनेस्टी देशद्रोही गतिविधियों में कभी शामिल नहीं रहा। आपको बता दें कि 13 अगस्त को बेंगलुरु के यूनाइटेड थियोलॉजिकल कॉलेज में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने एक सेमिनार आयोजित किया था।
सेमिनार में एक पूर्व पत्रकार ने सेना की तारीफ की तो कश्मीर के कुछ छात्र विरोध करने लगे। सेमिनार के दौरान पुलिस की मौजूदगी में कश्मीर की आजादी के समर्थन में नारे लगाए गए। आतंकी बुरहान वानी को हीरो बताया गया। 15 अगस्त को पुलिस ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष BS येदियुरप्पा ने कहा कि वे एमनेस्टी के खिलाफ कार्रवाई के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सेना से मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकवादी मारे गए। BSF के जवानों पर हमला करने वाले आतंकियों का आज सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों के नापाक मंसूबों को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। कुपवाड़ा में हुए एनकाउंटर में 3 आतंकी मार गिराए गए हैं। दरअसल सुरक्षा बलों को तंगधार इलाके में 3 से 4 आतंकियों के दाखिल होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सेना ने इलाके की घेराबंदी कर दी। खुद को घिरते देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद से दोनों ओर जबरदस्त गोलीबारी हुई। इस फायरिंग में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया, जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। सेना अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। सुरक्षा बलों को इलाके में और भी आतंकियों के छिपे होने का शक है। मार गिराए गए आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि सेना ने मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों की पहचान अभी जाहिर नहीं की है। इस साल 10 जुलाई तक जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ की कुल 138 घटनाएं हुई हैं, जबकि 2015 में 208 कुल घटनाएं हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। घाटी के बिगड़े हालात जम्मू कश्मीर के व्यापारियों के लिए मुसीबत बन गए हैं। व्यापार पूरी तरह से चौपट हो चुका है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 1000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऐसे में स्थानीय व्यापारियों ने सरकार से जल्द हालात सामान्य करने की गुहार लगाई है। घाटी में बिगड़े हालातों का सबसे ज्यादा खामियाजा जम्मू कश्मीर के छोटे बड़े व्यापारियों को उठाना पड़ रहा है। कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद अभी तक हालात नहीं सुधरे हैं। कश्मीर के कई जिलों में कर्फ्यू है, तनाव है। ऐसे में जल्द हालात सुधरते नहीं दिखाई दे रहे। लेकिन कश्मीर के लगातार बिगड़ते हालात की मार सीधे जम्मू कश्मीर के व्यापारियों पर पड़ती दिखाई दे रही है। जम्मू और कश्मीर के बीच रोजाना करोड़ों का व्यापार होता है, लेकिन जब से घाटी के हालात बिगड़े हैं, तब से यहाँ का व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 1 महीने में 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। तो तीनों खित्तों को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तीनों खित्तों के बिजनेसमैन को नुकसान हुआ है, चाहे वो ट्रेडर है या इंडस्ट्रियलिस्ट है। अभी तक हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि 1000 करोड़ के लॉसेस हो चुके हैं, जिसमें आप ट्रेडर्स का भी नुकसान देख लीजिए, प्रोडक्शन जो है इंडस्ट्रीज की वो भी देख लीजिए, पेरिशेबल गुड्स हैं, फ्रूट सीजन है, ट्रांसपोर्टर्स का नुकसान है। 3 धार्मिक यात्राएं टारगेट की गई। कश्मीर में इन हालातों के चलते न केवल व्यापार बल्कि टूरिज्म पर भी खासा असर पड़ा है। उन लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया है, जो जम्मू कश्मीर में होने वाली धार्मिक यात्राओं के जरिए साल भर की कमाई करते थे। मैं अपील करना चाहता हूं, सरकार से सख्त कदम लिए जाए। ये डेमोक्रेसी को इतना सॉफ्ट मत रखें। लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल करना चाहिए। सख्ती से निपटें इस सिचुएशन को, तभी कुछ हालात अच्छे होंगे। कश्मीर के हालात कब सामान्य होंगे, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। करीब 40 दिन बीत चुके हैं। कश्मीर में कर्फ्यू है, तनाव है, व्यापार ठप है और व्यापारी बेरोजगार हैं। सबको उस दिन का इंतजार है जब धरती के इस जन्नत में अमन और चैन कायम होगा। व्यापारियों की मांग है कि सरकार घाटी में हालात जल्द सामान्य करे, ताकि व्यापार और जनजीवन फिर से पटरी पर लौट सके। रविंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, जम्मू। 69 साल के लंबे इंतजार के बाद पाकिस्तान में हिंदू मैरिज बिल पेश हो गया, लेकिन हिंदू संगठन इस बिल को अपहरण और धर्मांतरण का लाइसेंस बता रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद पाकिस्तान में हिंदू मैरिज बिल पास तो हुआ, लेकिन हिंदू संगठन इस बिल से निराश हैं। पाकिस्तानी संसद में हिंदू मैरिज बिल 2016 पेश कर दिया गया है। सेक्युलर सिंधी फोरम ने इसका विरोध करते हुए इसे किडनैपिंग और कन्वर्जन को लाइसेंस देने वाला हथियार करार दिया है। पाकिस्तान में हिंदुओं की शादी को जल्द ही अब कानूनी दर्जा मिल सकता है। इस बिल के पास हो जाने के बाद पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे।
अभी तक अल्पसंख्यक हिंदुओं को रजिस्ट्रेशन के नाम पर शादी के तस्वीरों से काम चलाना पड़ता है। वहीं सेक्युलर सिंध फोरम ने हिंदू मैरिज बिल को किडनैपिंग और कन्वर्जन का लाइसेंस बताया है। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में हिंदू मैरिज बिल 2016 पर लॉ एंड जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट बुधवार को पेश की गई थी। अब उम्मीद जताई जा रही है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की मंजूरी के बाद जल्द ही ये बिल कानून बन जाएगा। वैसे पाकिस्तान की नवाज शरीफ वाली सत्तारूढ़ पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस बिल के समर्थन में है। ऐसे में इस बिल का असेंबली में पास होना लगभग तय है। बिल की सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि अगर कोई अपना धर्म बदलता है तो उस हालात के चलते उसका उसके माँ बाप, पति, पत्नी और बच्चों से कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योग गुरु बाबा रामदेव की संस्था पतंजलि को मुंबई के स्कूलों में योग सिखाने का जिम्मा सौंपा गया है, लेकिन विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव की संस्था पतंजलि को मुंबई के स्कूलों में योग सिखाने का जिम्मा सौंपे जाने का विरोध शुरू हो गया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों से हर महीने की 21 तारीख को योग अभ्यास करवाने को कहा है। महाराष्ट्र के सभी स्कूलों के प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखकर योग अभ्यास शिविर में पतंजलि योग समिति की मदद करने को कहा गया है। बीजेपी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि योग के नाम पर सियासत हो रही है, खास धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे स्कूलों में पीटी के क्लासेस होते हैं, उसी प्रकार से 10 मिनट 15 मिनट बच्चों को योग के विषय में बताया जाए, तो इसमें तो कोई आपत्ति जैसा विषय ही नहीं है। जो लोग भी योगा करते हैं स्कूल में कराइए, उनको कौन मना कर रहा है। जो इस देश के अंदर वंदे मातरम पढ़ते हैं उनको पढ़ाइए आप। जो लोग कुछ मुसलमान जा करके टीका लगा करके हिंदू भाई एक साथ मस्जिद में खड़े रहते हैं, कौन मना करता है। आप जो करना कीजिए, परंतु जबरदस्ती किसी को चीज ला दी नहीं जा सकती। सिर्फ मोदी जी को खुश करने के लिए ये सब सिर्फ पतंजलि को क्यों, बाकी भी बहुत सारे योगा के जो उसके क्षेत्र में काम करने वाले हैं उनको भी तो अवसर मिले। पतंजलि योग समिति ने महाराष्ट्र सरकार से स्कूलों में योग शिविर के लिए संपर्क किया था। शिक्षा मंत्रालय ने 8 जून को आदेश जारी कर स्कूलों को योग शिविर में मदद के लिए कहा। महाराष्ट्र के 1658 सेकेंडरी स्कूलों में योग कराया जाएगा। 5वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चे योग करेंगे। योग शिविर के लिए पतंजलि योग समिति को सरकार कोई फीस नहीं देगी। हालांकि विरोध के बीच राज्य सरकार का कहना है कि ये अनिवार्य नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमन कपूर, जी मीडिया। यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है। अखिलेश को मुलायम सिंह की फटकार के बाद शिवपाल यादव ने कहा है कि उनके और अखिलेश के बीच कोई मतभेद नहीं है। जी न्यूज से खास बातचीत में शिवपाल यादव ने कहा कि कुछ चापलूस उनके और सीएम के बीच दूरी बढ़ाना चाहते थे, लेकिन कामयाब नहीं रहे। शिवपाल के मुताबिक सभी चापलूसों, बेईमानों और दलालों की लिस्ट तैयार हो गई है और उनके खिलाफ 1 महीने के भीतर कार्रवाई होगी। शिवपाल ने सीएम के कामकाज की तारीफ की, लेकिन कौमी एकता दल से विलय पर नहीं बोले। कुछ चापलूस लोग होते हैं और कुछ लोग बेईमान लोग होते हैं, तो दलाल और चापलूसों से सावधान रहने की जरूरत है। हम लोग विचार या कोई भी सुझाव देते हैं, निर्णय मुख्यमंत्री जी के ही होता है। न तो कहीं मनमुटाव है, न कोई बात है। चार को जब पार्टी में ही नहीं लिया गया था, कौमी एकता का विलय हुआ था। अब उस पर नेताजी को निर्णय लेना है। नेताजी हमारे समाजवादी परिवार के मुखिया हैं। 14 अगस्त को शिवपाल यादव ने मैनपुरी में कैबिनेट से इस्तीफे की धमकी दी। आरोप लगाया था कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे। 15 अगस्त को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने भाई का पक्ष लेते हुए कहा कि शिवपाल के खिलाफ साजिश हो रही है। 17 अगस्त को शिवपाल यादव राज्य कैबिनेट की बैठक में नहीं पहुंचे। 19 अगस्त को सीएम के बंगले पर चाचा भतीजे की मुलाकात हुई। 1 घंटे की बातचीत के बाद शिवपाल मुस्कुराते हुए बाहर निकले। शिवपाल के मुताबिक जिन अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी, सीएम उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। मुंबई के डोंगरी इलाके में रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नजदीक 11 मंजिला अवैध इमारत खड़ी हो गई। अब इस इमारत को तोड़ा जा रहा है। रेलवे ट्रैक के ऊपर खड़ी ये इमारत साफ दिखा रही है कि आखिर रेलवे ने इस इमारत के लिए क्या किया, और इस इमारत के लिए महज एक नोटिस देकर ये जरूर कह दिया कि इस इमारत को जल्द से जल्द तोड़ा जाए, लेकिन इस इमारत को तोड़ने के लिए कोई कदम नहीं उठाई है। नियमों के मुताबिक रेलवे स्टेशन से 30 मीटर की दूरी तक कोई निर्माण नहीं हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये 11 मंजिला इमारत बन गई। इस इमारत के पास से दिन भर में 550 से ज्यादा लोकल ट्रेन गुजरती है। सिवाय रेलवे बीएमसी को
लिखे कि ये डेंजरस बिल्डिंग है, कुछ भी अपघात हो सकती है, कैजुअलिटी हो सकती है, और इसके परे उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। और मेरे लेटर्स को सिर्फ ये हमारी तरफ जिम्मेदारी का उंगली उठा के चुपचाप बैठे हुए। हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हादसा न हो, क्योंकि बनाने से भी डिफिकल्ट इसको तोड़ना है, क्योंकि बाजू में लग के बिल्डिंगे है और एकदम आप देख रहे हैं कि नीचे एकदम बाजू में ट्रैक है। 2015 में एक प्राइवेट बिल्डर ने 11 मंजिला इमारत को सिर्फ 3 महीने में बना दिया। बीएमसी ने चिट्ठी लिखकर रेलवे को बताया कि इमारत खतरनाक हो सकती है, इसे गिराया जाना चाहिए। बिल्डिंग के उस हिस्से को तोड़ने में सबसे ज्यादा मुश्किल होगी जो रेलवे ट्रैक पर 10 फीट तक आगे निकला हुआ है। सेंट्रल और हार्बर लाइन की ट्रेनों के लिए ये इमारत कभी भी हादसे की वजह बन सकती थी।